के बाबरी नमस्कार मस्जिद खुदाने की दोस्तों, साजिश लास्ट पहले ही वीडियो रची में जा चुकी हमने थी। बात की थी कि एक रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकाली जानी थी, जिसको 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था। लेकिन यह रथ यात्रा जब निकाली गई तो भारत के कई राज्यों में दंगों जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश हैं। जहां जहां से ये रथ यात्रा निकल रही थी, वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा होने लग गई। दिन आता है 23 अक्टूबर 1990 का, जब यह रथ यात्रा बिहार पहुंचती है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं लालू प्रसाद यादव और बिहार के डीआईजी होते हैं रामेश्वर। लालू प्रसाद यादव डीआईजी को यह ऑर्डर देते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को अरेस्ट कर लिया जाए। डीआईजी इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए इन दोनों को अरेस्ट करते हैं और बिहार के ही दुमका में स्थित एक सिंचाई विभाग में उनको 12 दिन तक बंदी बनाकर रखा जाता है। जब यह खबर दिल्ली पहुंचती है भाजपा ऑफिस में, तो भाजपा के नेता, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह होते हैं, उनकी सरकार को सपोर्ट करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने भी वीपी सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था और लालू प्रसाद यादव नेशनल फ्रंट के लीडर थे। जैसे ही भाजपा ने अपना सपोर्ट वापस लिया तो सरकार गिर गई। अब रथ यात्रा के समापन के केवल 7 दिन बचे हुए थे। अब लोगों में धीरे धीरे गुस्से और आक्रोश जैसी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उनके 2 दिग्गज नेता को अरेस्ट कर लिया गया था। जब यह रथ यात्रा 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचती है, तो उस दौरान कार सेवक मस्जिद के ऊपर चढ़कर राम के नाम का झंडा लगा देते हैं। जब यह बात उस समय यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव को पता चलती है, तो मुलायम सिंह यादव उस समय कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे देते हैं। यही वह समय था जब जनता ने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह की उपाधि दी थी। मई 1991 का साल था। राजीव गांधी की कैंपेनिंग के दौरान मौत हो जाती है, जिसमें कांग्रेस को सहानुभूति के आधार पर 224 सीट मिलती है और कांग्रेस चुनाव जीतकर वीपी नरसिम्हा राव को भारत का नया प्रधानमंत्री बना देती है। इसके बाद इसी साल 1991 में जून में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। मुलायम सिंह यादव ने जो पहले कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उसको एंटी इलेक्शन कैंपेन यूज किया गया, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव चुनाव हार गए और यूपी में पहली बार भाजपा विधानसभा के चुनाव जीतती है। और उस समय यूपी के सीएम बनाए जाते हैं कल्याण सिंह। जब कल्याण सिंह सीएम बने तो उस डिस्प्यूटेड एरिया के पास अप्रोक्सीमेटली 2.77 एकड़ का एरिया था, जो अलग अलग महंत और आश्रम और मंदिरों के नाम जमीन थी, जिसमें रामाश्रय दास महंत के नाम, संकट मोचन मंदिर के नाम, गोपाल मंदिर के नाम, सावित्री भवन, लोशन भवन, इस तरह के आश्रम और मंदिर के नाम कुछ जमीन थी। उन सब ने मिलकर यह सारी जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर दी, क्योंकि वो कहते थे कि राम जन्मभूमि एरिया के ऊपर जो मंदिर बनेगा उसमें भी वो अपना कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। जब इतना बड़ा एरिया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया गया, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, उसके बाद यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है और इस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा देता है। जुलाई 1992 में कार सेवकों को अयोध्या दोबारा बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर स्टार्ट करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट।
जब यह बात सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगती है कि यहाँ पर हालात धीरे धीरे खराब होने लग रहे हैं, क्योंकि सेंटर में उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी और राज्य में भाजपा की सरकार थी। अब कांग्रेस चाहती थी कि दोनों पार्टियों को एक साथ बुलाकर इस मुद्दे को ऊपर डिस्कस किया जाए। तो पीवी नरसिम्हा राव ने पहली बार 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्ष, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और दूसरी तरफ शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया और दिल्ली में बातचीत करने लगे। लेकिन उस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और दोनों पक्ष वहां से चले गए। 30 अक्टूबर को ही दिल्ली में ही विश्व हिंदू परिषद के नेता दूसरी जगह पर एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं और वो ऐलान करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 6 दिसंबर को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा। 6 दिसंबर वही डेट जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। यह ऐलान किया गया कि पूरे देश में जितने भी कार सेवक हैं, अर्थात जो राम जन्मभूमि को सपोर्ट कर रहे हैं, वो 6 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे। जब यह बात पीवी नरसिम्हा राव को पता लगी तब वो टेंशन में थे और उनके ऊपर प्रेशर भी था। कुछ लीडर्स अपील कर रहे थे कि यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाए और यूपी के सीएम लगातार पीवी नरसिम्हा राव को ये आश्वासन दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, जो भी लोग इकट्ठे होंगे वो डिस्प्यूटेड एरिया से लगभग 200 मीटर की दूरी पर इकट्ठे होंगे। कल्याण सिंह ने एक हल्फनामा दिया कोर्ट में और जिसके ऊपर लिखा गया था किसी तरह की कोई तोड़फोड़ या हिंसक गतिविधियां अयोध्या में नहीं होगी। और दूसरी तरफ कल्याण सिंह ने यूपी पुलिस को यह ऑर्डर दे दिया था कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा। 1 दिसंबर से ही कार सेवक अयोध्या आने शुरू हो गए थे। 5 दिसंबर को वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ पहुंचते हैं। रात को एक बहुत ही भड़कीला भाषण तैयार किया जाता है और 6 दिसंबर 1990 को करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या आ जाते हैं। धीरे धीरे सीनियर लीडर्स भी वहां पर आने लग जाते हैं। हिंदू विश्व परिषद के भी सीनियर लीडर्स वहां पर आते हैं। इसके अलावा उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी भी अयोध्या पहुंच जाते हैं। 6 दिसंबर के सुबह 5:30 बजे भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। करीब 10 बजे तक बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिनको अयोध्या में पहुंचने की परमिशन नहीं थी, जिसमें एक थी उमा भारती, जिन्होंने अपना सिर मुड़वाया और वेश बदलकर वहां पर पहुंची। करीब 11:43 के आसपास का समय रहा होगा जब भीड़ बहुत उग्र हो गई और मस्जिद के गुंबद के ऊपर चढ़ गई। मस्जिद का एक गुंबद 1:55 पर दोपहर में गिरा दिया गया। दूसरा गुंबद 3:30 बजे के आसपास गिरा दिया गया और 5 बजे तक तीसरा गुंबद गिरा दिया गया। तीनों गुंबद को गिराकर नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां पर रामलला की मूर्ति को विराजमान कर दिया गया। अब यह खबर धीरे धीरे न्यूज़ एजेंसीज उस समय स्पेशली दूरदर्शन के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी और शाम के 6 बजे तक यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो गया। कल्याण सिंह से रेजिग्नेशन मांगा जाता, इससे पहले ही कल्याण सिंह ने अपना रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। कल्याण सिंह के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया गया। बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद देश के अलग अलग भाग पर दंगे होने लगे। इसके बाद करीबन 2000 लोग मारे गए। पाकिस्तान में भी 30 के करीब मंदिर तोड़े गए, लोगों की दुकानें जलाई गई। बांग्लादेश में भी 12 के करीब मंदिर तोड़े गए। मस्जिद के गिराने का असर केवल इंडिया में ही नहीं था, भारत के पड़ोसी देशों में भी देखने को मिला। 16 दिसंबर 1992 को जस्टिस लिब्राहन कमीशन बनाया गया, जिसको यह जिम्मेदारी दी गई कि ये सारे के सारे केस की स्टडी की जाए और पता किया जाए कि इसके पीछे दोषी कौन है। जब यह सब चल रहा था तो मुंबई में भी दंगे हुए। उस दंगों में लोगों की प्रॉपर्टी, ऑफिस को जला दिया गया।
इनमें से एक ऑफिस जला था मुंबई के टाइगर याकूब मेमन का। इस ऑफिस के जलने के बाद 1993 में मुंबई में एक बम ब्लास्ट होते हैं जो डायरेक्टली बाबरी मस्जिद केस से संबंधित थे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 257 लोग मारे गए थे। अब लोग धीरे धीरे इन दंगों से उभर ही रहे थे। साल आता है 2001। 2001 में केंद्र सरकार भाजपा की बनी हुई थी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक संकेत दिया जाता है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उसी दिन रामलला की मूर्ति विराजमान की जाएगी और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जो मार्च 2002 में राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जबकि बीजेपी अब इस मुद्दे से थोड़ी दूरी बनाना चाहती थी, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो चाहते थे कि देश को फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट किया जाए, मंदिर और मस्जिद के जो मुद्दे हैं इनसे हटा जाए, और धीरे धीरे बीजेपी गवर्नमेंट इस राम मंदिर मुद्दे से दूरी बनाना चाहती थी। सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पहली बार अयोध्या समिति का गठन करते हैं। यह समिति इसलिए बनाई गई थी ताकि हिंदू और मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लें, जिसमें कुछ सीनियर आईएएस और आईपीएस लोगों की भी नियुक्ति की गई थी। लेकिन अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के निर्माण की घोषणा कर देते हैं और सैकड़ों कारसेवकों को अयोध्या बुला लिया जाता है। अयोध्या में यह प्लानिंग की जाती है कि राम मंदिर कैसे बनाया जाएगा, इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी। जब कारसेवक इस बात का डिस्कस करने के बाद वापस जाते हैं तो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ के जाते हैं, और यह ट्रेन जब गुजरात के गोधरा पहुंचती है तो भड़के हुए कुछ मुस्लिम लोग उस ट्रेन में आग लगा देते हैं और अप्रोक्सीमेटली 58 कार सेवक उस ट्रेन में जलकर राख हो जाते हैं। अब देश का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था। साल 2003 आता है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 3 जजों की एक बेंच बनाई जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह ऑर्डर देता है कि यहाँ पर खुदाई करे और जो भी एविडेंस मिलते हैं उन एविडेंस को कोर्ट में सबमिट करे। वहाँ पर ASI ने अपनी सर्वे करना स्टार्ट किया और 2003 में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की। उन्होंने बताया कि खुदाई से हमें 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हिंदू कॉम्प्लेक्स यानी हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि राम मंदिर के सपोर्ट में कोई साइंटिफिक एविडेंस मिला, लेकिन मस्जिद के एविडेंस इसके बाद मिले हैं। तो इससे यह साबित होता है कि पहले यहाँ पर मंदिर था और बाद में यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। उसके बाद मुस्लिमों की तरफ से कोई पुख्ता प्रमाण वहाँ पर नहीं दिया गया। अब साल आता है 2005। 2005 में लश्कर तैयब के 5 आतंकवादी इस डिस्प्यूटेड एरिया के ऊपर अटैक करते हैं। उस दौरान ये सारा डिस्प्यूटेड एरिया CRPF के अंडर होता है और CRPF के जवान इन आतंकवादियों को मार गिराते हैं। अब साल आता है 2006। आपको याद होगा 1992 में लेब्राहिम कमीशन बनाया गया था, जिसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में बताया गया उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस सारे मामले के दोषी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह है। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में RSS को भी दोषी बताया गया। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई उसके बाद बीजेपी और RSS ने इस रिपोर्ट का खुलकर खंडन किया, जिसमें बताया गया कि एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है जिसके बिहाफ के ऊपर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और उन सब ने इस रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया। अब साल आता है 2010। 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3-वे डिसीजन लेकर एक फैसला दिया, जिसमें बताया गया 2.77 एकड़ जो जमीन है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसमें जन्मभूमि व्यास जो राम चबूतरा और सीता रसोई पहली, दूसरा निर्मोही अखाड़े को
और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इस तरह जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको 3 भागों में बांट दिया गया। इस बंटवारे के हिसाब से राम जन्म भूमि एरिया को ज़्यादा जगह मिली और मस्जिद को कम जगह मिली। लेकिन दोनों पक्ष इस डिसीजन से एग्री नहीं थे। उन्होंने 2011 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करते हुए बताया कि इस तरह के फैसले की ज़रूरत किसी को नहीं थी और इसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। आने वाले 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अब साल आता है 2017 और अगस्त में एक मीडिएशन पैनल बनाई जाती है। इसके बाद इस केस की सुनवाई में बहुत तेजी आती है। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मालिकाना सुनवाई की आखिरी तारीख होती है और 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आता है। 5 जजों की बेंच ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम अपने पक्ष में कुछ ज़्यादा एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसीलिए आर्टिकल 142 के विशेषाधिकार का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान करने की अनुमति दे दी और इस तरह 9 नवंबर 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला पूरे भारत ने मान लिया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष के सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। जो रिसेंटली राम मंदिर बनाया जा रहा है इसमें कंट्रीब्यूशन केवल हिंदुओं का ही नहीं है, मुस्लिम लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।